हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने संस्कृत के चैप्टर ऑक्यूपेशनल हेल्थ की, जिसमें सबसे पहले हम देखते हैं ऑक्यूपेशनल हेल्थ की डेफिनेशन क्या है। सो अकॉर्डिंग टू WHO ये बोल रहे हैं द प्रमोशन एंड द मेंटेनेंस ऑफ द हाईएस्ट डिग्री ऑफ द फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबीइंग ऑफ वर्कर इन ऑल ऑक्यूपेशन। ठीक है, तो ये इसकी थी डेफिनेशन की प्रमोट करना और मेंटेन करना फिजिकल, मेंटल एंड सोशल हेल्थ। ठीक है, एर्गोनॉमिक्स क्या होता है ये चीज याद करना इम्पोर्टेंट है कि एर्गोनॉमिक्स होता क्या है। ठीक है, क्योंकि ऑक्यूपेशनल हेल्थ तो सबको पता ही है कि क्या इसकी डेफिनेशन है। जो नया टर्म है, जो न्यू चीज है हमारे लिए, वो है एर्गोनॉमिक्स। तो एर्गोन का मतलब होता है काम, नोमोस का मतलब होता है नेचुरल लॉज। तो इट इज डिफाइंड एज द इवेल्युएशन एंड डिजाइन ऑफ टास्क, job, products, environments, and the system to make them compatible with the needs, abilities, and limitations of people. Essentially, it means fitting the job to the worker. एक शब्द में इन्होंने बात कह दी कि फिटिंग द जॉब टू द वर्कर rather than forcing the worker to fit the job. समझ आ रहा है कि फिट द जॉब टू द वर्कर, यानी जो जॉब है उसके काम को उस आदमी के आराम के हिसाब से ढाल दो। ऐसा नहीं है कि वो आदमी बेचारा खुद ही डाल रहा है अपने आप को उस खराब काम में। ठीक है, तो एर्गोन मतलब वर्क, नोमोस मतलब नेचुरल लॉज। तो मतलब इट इज डिफाइंड एज द इवैल्यूएशन एंड उसका जो जॉब है, प्रोडक्ट्स, एनवायरनमेंट जिसमें वो काम करे, उसका जो सिस्टम है वो कंपेटेबल होना चाहिए विद द नीड्स, जो उसकी जरूरत है, एबिलिटीज जो उसकी काबिलियत है, एंड लिमिटेशंस ऑफ द पीपल। कोई जैसे किसी की आंखें खराब हैं तो उसे उस तरह का काम ना दिया जाए। ठीक है, किसी की आंखों पे लाइट से ज्यादा फर्क पड़ता है तो कोई ज्यादा सुन नहीं सकता, तो इस हिसाब से जैसे किसी को ज्यादा शोर से इरिटेशन होने लगते तो उसे चाहिए कि वो इस तरह का काम ना करे, उसे उसकी एबिलिटीज या लिमिटेशंस के हिसाब से काम दिया जाए। दैट इज नोन एज एर्गोनॉमिक्स, यानी फिट द जॉब टू द वर्कर। अब हम बात करते हैं ऑक्यूपेशनल हैजार्ड एंड ऑक्यूपेशनल डिसीजेस की। ये वाली बातें मैं आपको बहुत डिटेल में बताऊंगी क्योंकि इससे क्वेश्चन आ सकता है। तो ये तो बहुत शॉर्ट में लिखा है, समझते हो, ये बहुत शॉर्ट वाला है तो मैं इसके ऊपर लिख देती हूँ। ठीक है, जिन्हें एकदम शॉर्ट में रिवाइज करना है तो वो यहाँ से पढ़ सकते हैं, लेकिन लॉन्ग वाले नोट्स नीचे हैं तो वो भी हम पढ़ेंगे। चलिए, डिटेल यहाँ पर है। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि ऑक्यूपेशनल हैजार्ड क्या होता है और ऑक्यूपेशनल डिसीज क्या होते हैं। तो देखो इसमें डेफिनेशन क्या है, एनी सोर्स, अंडरलाइंग कंडीशन, एक्टिविटी या फिर बायोलॉजिकल या फिर केमिकल एजेंट विद इन अ वर्क स्पेस में दैट हैज अ पोटेंशियल टू कॉज एक्यूट इंजरी, फिजिकल ट्रॉमा और लॉन्ग टर्म फिजियोलॉजिकल हार्म टू वर्कर। तो समझ आ गया ऑक्यूपेशनल हैजार्ड क्या होता है। वो सोर्स, वो एक्टिविटी या वो बायोलॉजिकल या केमिकल एजेंट जो जिसमें ये सलाहियत है, ये काबिलियत है, वो पोटेंशियल है, राइट, अंडरलाइन कर देती हूँ, वो पोटेंशियल उसमें है कि वो आपको इंजर्ड कर सकता है, फिजिकल आपको ट्रॉमा कर सकता है या फिर लॉन्ग टर्म में फिजियोलॉजिकल कोई हार्म कर सकता है। वहीं देखते हैं हम ऑक्यूपेशनल डिसीज क्या होता है, एनी क्रॉनिक, सब एक्यूट या फिर प्रोग्रेसिव पैथोलॉजिकल कंडीशन that develops specifically as a direct result of continuous exposure to workplace hazards over an extended duration. ये वो होते हैं continuous exposure to workplace hazards over an extended duration. इसमें जो याद करना था वो ये वाली लाइन थी, unlike typical environmental illness, a clear cause and effect in between the specific opinion. ठीक है, बस इतना ही था कि ये वो चीज है जहां पर कंटिन्यूस एक्सपोजर आपका होता है लंबे समय तक, तो वहां पर जो आपकी डिसीज होती है दैट इज ऑक्यूपेशनल डिसीज। अब हम देखते हैं कि फिजिकल हैजार्ड्स क्या होता है। ये इम्पोर्टेंट है, मैं इसके ऊपर लिख देती हूँ कि इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिजिकल में सबसे पहले हम इसे 5 तरीके से हमने डिवाइड किया है, फिजिकल में, केमिकल में, बायोलॉजिकल। अच्छा, यहाँ पर 3 ही तरह से दिया हुआ है, कोई बात नहीं। अच्छा हाँ, यहाँ पर ये ऐसे है, बायोलॉजिकल, मैकेनिकल एंड साइकोसोशल, इस तरह से है।
तो ये टोटल 5 है, ठीक है, 5 फैक्टर्स हैं। तो सबसे पहले फिजिकल की बात करते हैं। फिजिकल हैजार्ड्स ओरिजिनेट फ्रॉम नेचुरल एम्बिएंट फैक्टर्स और मैकेनिकल एनर्जीज। तो फिजिकल क्या होता है? मैकेनिकल एनर्जीज प्रेजेंट विद इन द वर्किंग एनवायरमेंट, तो जो कि प्रेजेंट होती है वर्किंग एनवायरमेंट में, जैसे हीट एंड कोल्ड स्ट्रेस, एक्सट्रीम टेम्परेचर इन एनवायरमेंट लाइक ग्लास मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, ग्लास फर्नेस, कॉमर्शियल कोल्ड स्टोरेज यूनिट्स, जिसमें प्रोलॉन्ग हीट एक्सपोजर कैन सिस्टमिकली प्रेसिपिटेट लोकलाइज्ड हीट क्रैम्प्स, सिंकोप हो सकता है, सिस्टेमिक हीट एग्जॉशन हो सकता है, लाइफ थ्रेटनिंग हीट स्ट्रोक वहां पर हो सकता है। और उसके अपोजिट जो कि एक्सट्रीम कोल्ड ट्रिगर्स जो ठंडे एनवायरनमेंट में काम करते हैं, उन्हें वैसोकॉन्ट्रैक्शन हो सकता है, हाइपोथर्मिया हो सकता है, फ्रॉस्ट बाइट हो सकता है। तो समझ आ गया। फिजिकल हैजार्ड में सबसे पहले मैंने पढ़ा कि ठंडा हो ज्यादा या फिर ज्यादा गर्म माहौल में आप काम कर रहे हो, तो जो गर्म माहौल है उसमें आपको क्या हो सकता है? हीट स्ट्रोक एंड हीट एग्जॉस्ट आप हो सकते हो, ठीक है। 3 चीजें होती हैं, हीट क्रैम्प्स, हीट एग्जॉस्ट एंड हीट स्ट्रोक। इन तीनों को याद करोगे, और जहां आप ठंडे माहौल में काम करते हो वहां भी आप 3 चीजों को याद करोगे, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, हाइपोथर्मिया एंड फ्रॉस्टबाइट। ये सारे टर्म्स आप पढ़ोगे अगत तंत्र में, जिसमें थर्मल इंजरीज है, ठीक है। थर्मल इंजरीज में आप हीट की वजह से इंजरीज पढ़ोगे, और कोल्ड यानी ठंड की वजह से भी। फिर सेकंड आता है ऑक्यूपेशनल नॉइस। तो ये क्या बोल रहे हैं? कंटिन्यूअस एक्सपोजर टू लाउड एम्बिएंट नॉइस लेवल एक्सीडिंग 85 डेसिबल्स। याद करना है कितना? 85 डेसिबल से ऊपर, ओवर एन 8 आवर वर्क डे, ठीक है। फाउंड इन एविएशन यानी एयरपोर्ट, हैवी इंजीनियरिंग जहां पे बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी मशीन, एंड टेक्सटाइल कपड़ा वाली जो मशीन होती है, ठीक है, हैंडलूम, पावर लूम, ये वाली। डायरेक्टली डिग्रेड्स द डेलिकेट सेंसरी हेयर सेल्स विद इन द कॉक्लिया। इतना मत याद करना, एक शब्द याद कर लेना कि सेंसरी हेयर सेल्स को क्या करता है? डिस्ट्रॉय करता है, डिग्रेड करता है, ठीक है। दिस मैनिफेस्ट इनिशियली एज अ टेम्पररी थ्रेशोल्ड शिफ्ट एंड culminates permanently in irreversible noise induced hearing loss। कुछ याद नहीं करना, इतना याद करना है कि शुरू में तो टेम्परेरी थ्रेशोल्ड शिफ्ट होगा। शुरू में क्या होगा कि आप थोड़ा ऊंचा सुनोगे, लेकिन वक्त के साथ साथ आप बहरे हो जाओगे, समझ आ गया। तो शुरू शुरू में क्या होगा, आपको थोड़ा ऊंचा सुनाई देगा, लेकिन जब ज्यादा एक्सपोजर आपका ज्यादा लाउड साउंड से होगा, तो आप क्या हो जाओगे? डीफ, बहरे। और वो कैसा हियरिंग लॉस होगा? क्योंकि सेंसरी वाला होता है, बहुत सारे लॉस होते हैं हियरिंग लॉस, तो ये वाला कौन सा है? नॉइस इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस, ठीक है। इसके बाद आता है आयोनाइजिंग एंड नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। इसमें क्या बोल रहे हैं कि वो एक्सपोजर टू एक्स रेज, गामा रेज फाउंड इन न्यूक्लियर एनर्जी, ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट एंड यूवी रेडिएशन prevalent among arc welders and outdoor agriculture laborers। तो इतना हमें नहीं पढ़ना, हमें वो पढ़ना कि करता क्या है, ठीक है। तो आयनाइजिंग रेडिएशन म्यूटेट सेल्यूलर डीएनए गिविंग राइज टू एक्यूट रेडिएशन सिकनेस, सीवियर क्रोमोसोमल म्यूटेशंस एंड ल्यूकीमियाज। और नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन क्या करता है? कॉज प्रोफाउंड थर्मल डैमेज इंड्यूसिंग एसिटिनिक केराटोसिस एंड ऑक्यूपेशनल कैटरेक्ट एंड मेलानोमा। ये चीज आपको याद करनी है कि ये करते क्या है। तो ये करता है आयनाइजिंग रेडिएशन, क्या करता है? सीवियर क्रोमोसोमल म्यूटेशंस, ठीक है, और ल्यूकीमिया। और नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन क्या करता है? कैटरेक्ट्स एंड मेलानोमा। मैं ज्यादा याद नहीं कराती, दो याद कर लो काफी है, क्योंकि क्वेश्चन ये थोड़ी आएगा कि आयनाइजिंग और नॉन आयनाइजिंग क्या होता है, वो तो पूरा क्वेश्चन आएगा, देखो पूरा क्लासिफिकेशन आएगा, और इतना कंटेंट है, आप बहुत अच्छे से शॉर्ट में लिख दो, शॉर्ट में ही आएगा अगर आएगा तो, ठीक है। क्योंकि लॉन्ग में आएगा तो पूरा ही वो ऑक्यूपेशनल हैजार्ड, ऑक्यूपेशनल डिसीज दोनों ही पूछेगा, ये तो शॉर्ट में आएगा, समझ आ रहा है। तो शॉर्ट में दो लिखोगे काफी हो जाएगा। सेकंड हम बात करते हैं केमिकल हैजार्ड्स की। केमिकल हैजार्ड्स अराइज फ्रॉम द सिस्टेमिक इनहेलेशन
कैसे होता है? सिस्टमिक इनहेलेशन, आप उसे सांस के द्वारा ले रहे हो, इंजेक्शन खा रहे हो, या फिर आपके स्किन के कांटेक्ट की वजह से वो आपको कॉज हो रहा है। सबसे पहले इंडस्ट्रियल डस्ट, पार्टिकुलेट मैटर डिवाइडेड क्लिनिकली इनटू ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक पार्टिकुलेट्स, फाइन रेस्पिरेबल crystalline particles which is less than 5 microns in diameter penetrate deep into the pulmonary alveolar structure, bypassing mucosal defenses to trigger progressive fibrotic lung disease. ठीक है, समझ आया? इसमें बोल रहे हैं कि इंडस्ट्री वाली जो डस्ट होती है उसमें वो पार्टिकल्स जिनका साइज लेस देन 5 माइक्रॉन्स होता है डायमीटर में, वो डीप चले जाते हैं लंग्स में, एल्वेलाई में, जहां पर जाकर वो क्या करते हैं, फाइब्रोटिक लंग्स डिसीज कॉज करते हैं, जो कि हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। अभी तो हम हैजार्ड्स पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट हमारा टॉपिक डिसीज का ही है। सेकेंड आता है हैवी मेटल्स एंड न्यूरोटॉक्सिन्स, कंटिन्यूअस इंडस्ट्रियल हैंडलिंग ऑफ लेड, mercury, cadmium, arsenic. Chronic exposure interfere with fundamental enzymatic activities, precipitating multi-organ toxicity, severe renal failure, peripheral neuropathy, and profound central nervous system decay. तो ये हैवी मेटल वाला मैंने अगध में इसका पूरा चैप्टर की वीडियो बनाई हुई है, तो आप वहां से पढ़ सकते हो। अगर आपको अगध के लिए पढ़ना है, यहाँ पर आप इतना याद रख सकते हो क्योंकि इन सबके सिम्टम्स अलग अलग है, लेकिन सबको साथ में हम क्या लिख सकते हैं, वही 2-3 पॉइंट मैं याद कराऊंगी कि एक तो रीनल फेलियर है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी है, एंड इंटरफेयर विद फंडामेंटल एंजाइमेटिक एक्टिविटी। इतना याद करना है। फिर नेक्स्ट आता है टॉक्सिक इंडस्ट्रियल गैसेस एंड वेपर्स। अब हम बात करेंगे वेपर्स की। तो इसमें क्या क्या वो गैसेस हैं जो हमारे लिए टॉक्सिक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत टॉक्सिक है, H2S है, सल्फर डाइऑक्साइड है, ठीक है। ये क्या करते हैं, एस्फिक्सिया कॉज करते हैं। बस इतना समझ लिया कि ये क्या करते हैं, एस्फिक्सिया करते हैं। और वो गैस कौन कौन सी होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। इसके बाद हम बात करते हैं बायोलॉजिकल हैजार्ड की। हैजार्ड्स क्या है, जिसमें लेबोरेटरी रिसर्च और जो क्लिनिक्स हेल्थ केयर वाले होते हैं, एग्रीकल्चर फील्ड वाले जो होते हैं, वो हर दिन उनका एक्सपोजर होता है पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। दिस लीड टू ऑक्यूपेशनल ट्रांसमिशन ऑफ वायरल एजेंट्स लाइक हेपेटाइटिस बी, सी, HIV एंड एंथ्रैक्स। इतना मत याद करो, एंड फंगल कंडीशन। बस ये याद कर लेना कि जैसे वायरल एजेंट्स हो गया, हेपेटाइटिस बी, सी, HIV, बैक्टीरियल, एंथ्रैक्स एंड फंगल कंडीशन, ठीक है। मैकेनिकल एंड एर्गोनॉमिक हैजार्ड्स क्या होते हैं, ये 4 टाइप है, ठीक है। 3 C तो ये हो गया, ये D आ जाएगा और ये E आ जाएगा। 5 हेडिंग बन जाएंगे आपकी। मैकेनिकल एंड एर्गोनॉमिक हैजार्ड्स, मैकेनिकल मतलब फिजिकल, जो आपको किसी बाहर के एनवायरनमेंट की वजह से हो रहा है। तो पोअरली डिजाइन वर्क स्टेशन, जहाँ पर मशीन अच्छी नहीं है, पोअरली डिजाइन है, जिनसे चोट लगने का खतरा है। रिपीटेटिव टास्क, जो बार बार करना है। हैवी मैनुअल मटेरियल लिफ्टिंग, यानी भारी सामान का लिफ्ट करना। वाइब्रेटिंग हैंड टूल्स, यानी जो कोई ऐसी मशीन जो वाइब्रेट ही करती रहती है। तो दीज स्ट्रेन ह्यूमन एनाटॉमिकल लिमिट्स लीडिंग टू, इससे क्या होता है, स्ट्रक्चरल माइक्रोट्रॉमास। क्या होता है इससे, स्ट्रक्चरल माइक्रोट्रॉमास यानी पैथोलॉजी, फिजिकल इंजुरीज होती है, ठीक है। और जैसे ज्यादा टाइम तक एक्सपोजर रहेगा तो आपका दिमाग भी खराब हो सकता है। साइकोलॉजिकल हैजार्ड्स की बात करते हैं तो इसमें साइको सोशल, तो क्रॉनिक वर्क प्लेस स्ट्रेस, ये इससे क्वेश्चन आने के चांसेस ना बहुत ज्यादा है, क्योंकि आजकल आपको पता ही है नौकरियों का हाल क्या है। इंसान को जो मिल रहा है वो उसी को कर रहा है, उसमें चाहे वो खुश है, संतुष्ट है, नहीं है, जो भी वहां का माहौल कैसा है उसे उससे फर्क नहीं पड़ रहा। बस उसे ये है कि एटलीस्ट वो सरवाइव करने के लिए पैसा तो कमा पाए, राइट। तो वो इन सब चीजों को छोड़ देता है, तो जिसकी वजह से वो किसका शिकार होता है, साइको सोशल हैजार्ड्स का। चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है इसमें। क्रॉनिक वर्क प्लेस स्ट्रेस, सीवियर जॉब इनसिक्योरिटी, एक्सट्रीम वर्क ओवरलोड, ठीक है, शिफ्ट, नाइट शिफ्ट और डे शिफ्ट। ये क्या करते हैं, डिस्टर्ब नॉर्मल सर्केडियन रिदम्स, इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स, these activate the chronic sympathetic nervous system, increase the risk of, क्या क्या करता है, इंपॉर्टेंट है ये तो हम अपने आसपास इतना देखते ही हैं, हाइपरटेंशन, सीरियस डिजीज एंड क्लिनिकल बर्नआउट।
इस चीज पर मैं ज्यादा बात करना चाहती हूँ क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर लोग बात ही नहीं करना चाहते। वो समझते हैं कि कुछ नहीं है, कोई बीमारी नहीं होती है, लेकिन मेंटल हेल्थ ही सबसे ज्यादा जरूरी है। जब इंसान फिजिकली बीमार होता है वो उसके चांसेस ज्यादा होते हैं कि वो दवाइयों से ठीक हो जाए, लेकिन जब आदमी मेंटली बीमार होता है तो उसे जरूरत होती है कि कोई उसकी बात सुने, कोई उसे समझाए, कोई उसकी परेशानी समझे। लेकिन जिस माहौल में इंसान काम करता है उसे अपने लिए टाइम नहीं है तो वो दूसरों को टाइम कैसे दे पाएगा। इसलिए इन्होंने जैसे लिखा है कि इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स, बीवी से लड़ाई हो जाती है कि तुम मुझे टाइम नहीं देते, बच्चों को टाइम नहीं दे पाते, तो इंसान इन सारी चीजों में पिस जाता है। सोशली पिसता है, वहां का टॉक्सिक माहौल से पिसता है, ऑफिस के, घर आकर बीवी बच्चों से। तो इसके लिए इंसान को चाहिए कि ना केवल नौकरी पर इतना ध्यान दिया जाए बल्कि घर वालों के लिए भी टाइम निकालना चाहिए। राइट? नौकरी में आपको वहां पर सूट नहीं कर रहा है तो प्लीज आप उसे छोड़ दो। टॉक्सिक माहौल में रहने की जरूरत नहीं है। ठीक है? जिसने आपको पैदा किया है ना, उसके ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ दो कि वो आपको काम दिलाएगा और अच्छा काम दिलाएगा। ज्यादा अपने ऊपर लोड लेने की जरूरत नहीं है। इंसान का जिस्म इतना भी मजबूत नहीं है कि वो हर ट्रॉमा झेल सके। तो अपनी हैसियत से ज्यादा लड़ने की जरूरत नहीं है। जितना हो रहा है उतना करो। ज्यादा हो गया ज्ञान। कोई बात नहीं, लेकिन जरूरी बात थी, टॉपिक से बात याद आ जाती है तो मैं बता देती हूँ। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑक्यूपेशनल डिसीजेस की, जो कि क्या है सबसे पहले, सिलिकोसिस। इसमें इटियोलॉजिस्ट का एजेंट क्या है, इनहेलेशन ऑफ फ्री सिलिका यानी सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2 डस्ट पार्टिकल्स। हाई रिस्क कम्युनिटीज कौन सी होती हैं इसमें, स्टोन क्रशिंग जो पत्थरों को तोड़ते हैं, माइनिंग वाले होते हैं, सैंड ब्लास्टिंग वाले, सेरेमिक्स वाले, टाइल पत्थर वाले और ग्लास वाले। 2-3 याद कर लेना, मैं सब चीज याद करने को तो कहती भी नहीं हूँ। नोट्स में जो लिखा है उसमें से छाट लो 2 या 3 नाम, ठीक है। साइन एंड सिम्टम्स क्या है, जनरल, ग्रेजुअल वर्सनिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ये सब में मिलती है। देखो ये लंग्स डिसऑर्डर्स है, शायद मैंने ऊपर बताया नहीं है, लंग डिसीज है ये, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाएगा एंड परसिस्टेंट ड्राई कफ होगा। फटीग तो आपका अगर शरीर बीमार है, आप आपकी तबीयत खराब है तो फटीग तो होता ही है। अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, स्पेसिफिक साइन एंड सिम्टम जो आपको इसमें याद करना है मैं बता देती हूँ, ठीक है। सिलिको पड़ेगा डेस्ट्रॉय एल्वेलर मैक्रोफेज, करेंगे ही डेस्ट्रॉय जब चले जाएंगे अंदर तो टीबी, ठीक है। एंड आप इंग्लिश में तो बहुत अच्छे हो, मुझे सबका पता है कि मॉडर्न में तो इतना इंटरेस्ट आता है जितना कभी आयुर्वेद में आया ही नहीं। मॉडर्न का आधा भी आयुर्वेद में आता है तो आयुर्वेद भी आप टॉप कर दोगे। तो इसमें जो याद करना है वो है स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस, ठीक है। ये वाली चीज याद करनी है। देखो इसमें आपसे ये तो नहीं पूछेगा कि लिखो पूरा सिलिकोसिस, ये क्वेश्चन आने के चांसेस कम है, बस ये वो पूछेगा कि ऑक्यूपेशनल डिसीज बताओ। लेकिन आपसे ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि स्नो स्टॉर्म किसका है भाई, सिलिकोसिस का है या फिर एस्बेस्टोसिस का है, इंपॉर्टेंट है इसलिए। एगशेल कैल्सिफिकेशन, ठीक है। एस्बेस्टोसिस क्या है, इनहेलेशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक इनसॉल्युबल एस्बेस्टोस फाइबर्स। ये कैसे होता है, इनसॉल्युबल एस्बेस्टोस फाइबर्स, ये कहाँ पर मिलेगा आपको, किन किन लोगों में, शिप बिल्डिंग में, ओल्ड बिल्डिंग डिमोलिशन में, पाइप इंसुलेशन में, रूफिंग में एंड ब्रेक लाइनिंग मैन्युफैक्चर में, ठीक है। इसमें साइन एंड सिम्टम्स वही सारे, क्योंकि लंग्स वाली बीमारी है, सब में वही है। जो इसके स्पेसिफिक है वो फिंगर क्लबिंग है, यानी फिंगर टिप आपके कैसे हो जाते हैं, मोटे मोटे बल्बस, तो फिंगर क्लबिंग हो जाएगा, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है मैं उसी पे टिक कर रही हूँ, आप एक बार सब पढ़ लोगे। और ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस, फिर आता है आपका ये वाला न्यूमोकॉनियोसिस। व्हाट इज दिस, न्यूमोकॉनियोसिस, ठीक है। प्रोलॉन्ग इनहेलेशन ऑफ एंथ्रासाइड और बिटुमिनस कोल डस्ट, ठीक है। क्योंकि कोल के भी टाइप्स होते हैं ना, तो वो एंथ्रासाइड कहाँ मिलेगा, कोल माइनर्स में, समझ आ गया। कोल जो मतलब कोल में मिलेगा, किसमें, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि बच्चे ज्यादातर किस पे ध्यान देते हैं, सिलिकोसिस, एस्बेस्टोसिस, इसको पढ़ते ही नहीं है। न्यूमो
न्यूमोकोनियोसिस, राइट। इस पे ज्यादा ध्यान ही नहीं देते, तो ये याद रखना है कि वे किससे होता है, कोल। एंथ्रासाइट और बिटुमिनस कोल डस्ट किस किस को होगा, जो कोल के माइनर्स हैं, कोल को ट्रांसपोर्ट करते हैं, कोल को ट्रिम करते हैं। साइनस सिम्टम्स देख लीजिएगा, ठीक है। और भी ठीक है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने सब में इंपॉर्टेंट लिख दिया क्योंकि सारे ही इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, प्लम्बिज्म किससे होता है, लेड से होता है, ये चीज याद रखेंगे। और ठीक है, ठीक है, ये देख लो, बर्टोनियन लाइंस, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, रिस्ट ड्रॉप, फुट ड्रॉप, ये तो मैंने आपको अगस्त में भी सब पढ़ाया था, एनीमिया। ठीक है, बस एक बार आप पढ़ लेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, इतना हमने पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है। ठीक है, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल की बात करते हैं हम, ये भी इम्पोर्टेंट है। एक्चुअली ये पूरा चैप्टर ही इम्पोर्टेंट है और इजी भी है, इतना भारी नहीं है कि आप रोने लगो। ठीक है, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल देखो, सबसे पहले आता है प्री प्लेसमेंट एग्जामिनेशन। जब आप उसका प्लेसमेंट कर रहे हो, किसी बंदे को अपने काम पे रख रहे हो, तो पहले उसका एग्जामिनेशन करो। डन बिफोर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल कैपेबिलिटीज एंड रूल आउट प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन दैट माइट वर्सन अंडर स्पेसिफिक फॉर एनवायरमेंट। कहीं ऐसा ना हो कि आपने किसी बंदे को काम पे रख लिया, वो ऑलरेडी बहुत, जैसे कोल की ही बात करते हैं, कोई आदमी कोल की ही माइंस में काम करके आ रहा है, आपको फिर से कोल की माइन में वो आके अपना प्लेसमेंट चाहता है, तो हमें पता चला उसका एग्जामिनेशन करने पर कि ये तो बीमार है और इसे चाहिए कि अब ये कोल फाइल इंडस्ट्री में काम ना करे। तो इसी वजह से हमें जरूरी है कि हम उसका टेस्ट करें। अगर वो ज्यादा ही बीमार है तो उसे ना रखें, और अगर कम बीमार है तो उसका पहले इलाज कराओ, फिर अपने पास रखो, वरना वो दूसरा ऑक्यूपेशन, कोल में ही काम करना जरूरी थोड़ी है, टमाटर का ठेला लगा लो, ठीक है, वो ज्यादा बेटर रहेगा कि आप अपनी जान से जल्दी ही हाथ धो बैठो। ठीक है, जान है तो जहान है, आई एम विद दिस, क्या बोलते हैं उसे, नारे के साथ हूं मैं। पीरियोडिकल एग्जामिनेशन, यानी पीरियोडिक मतलब जैसा आपके पीए और टीटी करके आपके कॉलेज वाले जान ले लेते हैं, सेम मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। कर क्या सकते हैं हम, कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसे ही इनका भी पीरियोडिक एग्जामिनेशन करते रहना चाहिए। सुपरविजन ऑफ वर्किंग एनवायरनमेंट, अब जिस एनवायरनमेंट में वो काम कर रहे हैं, तो वहां पे देखो कि क्लीननेस, साफ सफाई क्या है, सैनिटेशन कैसा है, वाटर सप्लाई कैसी है, कैफेटेरिया, ठीक है, ये सारी चीजें हमें देखनी चाहिए। इंजीनियरिंग मेजर सब्सटीट्यूशन, रिप्लेसिंग द हाई टॉक्सिक मटेरियल विद अ लेस हार्मफुल। देखो, जो चीज ज्यादा टॉक्सिक है, कोशिश करो कि वो कम कम टॉक्सिक बनाई जाए, या फिर बिल्कुल भी टॉक्सिक ना हो। एनक्लोजर एंड आइसोलेशन, ये सब आप पढ़ सकते हो ना, कि वेंटिलेशन ठीक है, आप मास्क पहनो और ग्लव्स पहनो, चश्मे लगा लो, ठीक है। ये क्या है, फैक्ट्री एक्ट में क्या बोल रहे हैं कि प्रॉपर वेंटिलेशन हो, वही सब बात है, टेम्परेचर सही हो, प्रिवेंशन ऑफ ओवर क्राउडिंग ना हो, लाइट अच्छी हो, ड्रिंकिंग वाटर हो, टॉयलेट्स हो, ठीक है, और एंटीक्वेन फायर एग्जिट्स हो, ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है, ये वाली चीज है कैंटीन हम। mandates washing facilities, sitting arrangement, first aid appliance, canteens if 250 वर्कर से ज्यादा है। नहीं नहीं, ये वाली वो चीज नहीं है। फैक्ट्री एक्ट में टाइम का लेकर एक चीज है, मैं आपको बताऊंगी अभी। इससे पहले देख लो, एम्प्लॉय स्टेट ईएसआई एक्ट क्या होता है, मेडिकल बेनिफिट होना चाहिए, ठीक है। सिकनेस बेनिफिट, मैटरनिटी, ये इंपॉर्टेंट है। पेड लीव एंड कैश बेनिफिट फॉर प्रेगनेंसी ऑन, यानी कि आपको पैसा मिलता रहेगा, आप लीव ले सकते हो, ठीक है। डिसेबल्ड बेनिफिट में क्या हो जाएगा, जो फाइनेंशियली आपको सपोर्ट करेंगे, ठीक है। ठीक 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 ठीक, मर्चेंट शिपिंग इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मर्चेंट का मतलब वो होता है जो जहाज में काम करते हैं, तो उनका भी टेस्ट होना चाहिए, ठीक है। किस किस चीज का टेस्ट होना चाहिए, सही दिखाई दे रहा है, सही सुनाई दे रहा है, फिजिकल स्टेमिना ठीक है, कभी पता चला कि थोड़ी देर बाद ही, लो भाई मैं तो थक गया, अब मेरे से नहीं होता, ठीक है, तो उसे देख रहे हैं कोई बड़ी बीमारी तो नहीं है, किडनी स्टोन तो नहीं है, सीएडी तो नहीं है, ठीक है, कोई क्रॉनिक और
पीछे का क्या हिस्ट्री रही है, तो दैट्स ऑल अबाउट इट। तो वही मैं आपको बता रही थी, अभी मुझे आपको फैक्ट्री एक्ट के बारे में बताना है। व्यवसाय जन्य स्वास्थ्य में आयुर्वेद, रोल ऑफ आयुर्वेद क्या है? तो दूषित विष और औद्योगिक, औद्योगिक इज ऑक्यूपेशनल, विषाक्तता मीन्स टॉक्सिसिटी। तो इसमें क्या दूषित विष और गर्विश, इसमें क्या करेंगे आप? दूषित विषारी अगर यूज कर सकते हो, पंचकर्म शोधन कर सकते हो, वर्धमान टिप्पणी रसायन का यूज कर सकते हो, एर्गोनॉमिक इश्यूज अगर है तो बाह्य स्नेहन स्वेदन कर सकते हो, बस्ती दे सकते हो। और अगर तनाव आपको है, आप साइको, देखो ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस है, साइको सोशल हैजार्ड से आप परेशान हो, तो आपको क्या चाहिए? जो आपका मन को शांत करे, जो आपके बुद्धि को बढ़ाए, मेथे रसायन। शिरोधारा, जो आपको, शिरोधारा क्या करता है? आपके माइंड को काम करता है। आचार रसायन यानी अच्छे काम करो। दिनचर्या, रात्रिचर्या, जैसे कि शिफ्ट्स में, जो नाइट शिफ्ट्स में काम करते हैं उनका तो दिनचर्या बिल्कुल तहस नहस हो चुका होता है, एंड वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपकी सेहत पर बहुत ज्यादा एडवर्स इफेक्ट शो करता है। अभी ना करें, शायद पैसों की धुन में आप इतना अंधे हो जाते हैं कि ठीक है नाइट शिफ्ट में काम मिल रहा है तो कर लेते हैं, बट ट्रस्ट मी कि वो लॉन्ग टर्म में आपको बहुत ज्यादा बुरा इफेक्ट देता है। तो प्लीज आई रिक्वेस्ट कि इन सारी चीजों से बचो। आपके घर में काम करते हैं तो आप उन्हें कोई अच्छा ऑप्शन बता सकते हो कि आप ये कर सकते हो, लेकिन अपनी हेल्थ का सबसे पहले ध्यान रखो, बाकी सारी चीजें बाद में है। जैसे मैंने पहले बोला, जान है तो जहान है। ठीक है, नेक्स्ट अब मैं आपको बता देती हूँ फैक्ट्री एक्ट वाले में वो क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। ऑक्यूपेशनल डिसीज का प्रिवेंशन एंड कंट्रोल मैंने आपको बताया था, तो वो क्या हो सकता है वो आप देखिएगा। वो इस तरह से आप याद कर सकते हो कि प्रोटेक्ट सेफ वर्ड, प्रोटेक्ट PROTECT, ठीक है, सेफ्स आ जाएगा ये सारे, और वर्क्स आ जाएगा यानी आपका काम। तो ये इसके प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक ट्रिक के साथ है, जो कि ट्रिक क्या है? प्रोटेक्ट सेफ वर्क। आप एक बार इन्हें पढ़ लेंगे, मैं नोट्स में आपको ये प्रोवाइड करा दूंगी। फैक्ट्री एक्ट में जो आपको याद करना है वो तो मैंने आपसे ट्रिक से बता दिया था कि प्रोटेक्ट सेफ, है ना। और इसमें जो आपको याद करना है बच्चों, जो मैं आपसे बोल रही थी वो MCQ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक तो ये याद कर लेना जो कि हाईलाइट है, 14.2 क्यूबिक मीटर्स इतना वॉल्यूम होना चाहिए। और और क्वालिफाइड फैक्ट्री अंदर फैक्ट्री एम्प्लॉइज 500 से ज्यादा है तो ये करना चाहिए। फर्स्ट एड कैबिनेट्स एटलीस्ट 1 फुली फिल्ड फॉर्म्स मेंटेन फॉर एवरी 150 वर्कर, ठीक है। 150 वर्कर पे एक फर्स्ट एड कैबिनेट होना चाहिए। कैंटीन होनी चाहिए द फैक्ट्री में 250 या उससे ज्यादा वर्कर है। सुटेबल रूम फॉर यूज ऑफ चिल्ड्रन 30 और मोर वीमेन, अगर 30 से ज्यादा औरतें वहां पर हैं तो एक क्रेंचेस होने चाहिए, सुटेबल रूम्स वहां पर बनाए जाने चाहिए बच्चों के लिए। और वेलफेयर ऑफिसर्स, ठीक है। ये चीज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है मैं बताती हूँ। ये क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आएगा, ठीक है, इम्पोर्टेंट। यहां से क्वेश्चन बनेगा, अगर बनेगा तो, ठीक है। चलो, सबसे पहले वीकली एंड डेली आवर्स कितने होने चाहिए? एंड एडल्ट वर्कर कैन नॉट बी रिक्वायर्ड और अलाउड टू वर्क फॉर मोर देन 48 आवर्स इन अ वीक और नो मोर देन 9 आवर्स इन अ सिंगल डे। समझ रहे हो? यानी एक हफ्ते में 48 आवर्स से ज्यादा वो काम नहीं करेगा और एक दिन में 9 घंटे से ज्यादा वो काम नहीं करेगा। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, MCQ में पूछी जा सकती है। इंटरवल फॉर रेस्ट होना चाहिए। नो वर्कर कैन वर्क कंटिन्यूअसली फॉर मोर देन 5 आवर्स विदाउट एन इंटरवल एटलीस्ट हाफ एन आवर, यानी 30 मिनट का इंटरवल हो हर 5 घंटे पे। समझ आया? 5 घंटे तक ही वो काम कर सकता है बिना इंटरवल के। ओवर टाइम वेजेस, वेयर अ वर्कर वर्क्स मोर देन 9 आवर्स अ डे और मोर देन 48 आवर्स अ वीक, दे लीगली एंटाइटल टू ओवर टाइम वेजेस एट डबल द ऑर्डिनरी रेट ऑफ वेजेस, ठीक है। तो डबल होना चाहिए। वीकली हॉलीडे, संडे इज मैंडेटरी हॉलीडे, संडे को हॉलीडे होनी ही चाहिए। इफ फोर्स टू वर्क ऑन संडे अ कंपनसेटरी हॉलीडे मस्ट बी अलाउड विद इन 3 days बिफोर और आफ्टर। अगर संडे को काम करना जरूरी होता है तो उसमें 3 दिन पहले या 3 दिन बाद उसे छुट्टी मिलनी चाहिए, एक दिन की। जितनी उसकी छुट्टी आपने ली है उसे वापस वो देनी है।
annual leave with wages, every worker who has worked for 240 days or more in a calendar year is entitled to paid leave in a subsequent year calculated कि 1 day for every 20 day। यानी पेड लीव का मतलब होता है आपको पैसा मिलेगा, आपकी वो छुट्टी हो जाएगी, तो 20 दिन में आप 1 दिन की छुट्टी कर सकते हो। ये ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन यानी 14 साल से कम के बच्चे काम नहीं कर सकते हैं। 14 से 18 साल के बच्चे अगर काम करते हैं तो उन्हें सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस दिखाना पड़ता है विच मस्ट बी रिन्यूड एनुअली, जो कि हर साल नया बनवाना पड़ेगा। विमेन वर्कर, नो विमेन वर्कर इज परमिटेड टू बी एम्प्लॉयड इन अ फैक्ट्री बिटवीन द आवर्स शाम के 7 बजे से सुबह के 6 बजे तक आप महिला को काम नहीं करा सकते, महिला से काम नहीं करा सकते। ठीक है, तो ये सारी बातें थी। और अगर आपको ये चैप्टर समझ आया है और हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और आपको अगर इसके नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल रॉयल आयुर्वेद अकेडमी से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। टाटा, बाय बाय।